बिल्कुल भी। जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि बीपीएससी को लेकर हम एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, तो प्रॉपर तरीके से आज से आपकी बीपीएससी फिजिकल एजुकेशन की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। डेली आपको एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मिलेंगी, 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल बीपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न पे मिलेंगे, ठीक है, जहाँ से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। बाकी एज इट इज़ हमारी थ्योरी क्लासेस चलती रहेंगी। साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन है कि हम साथ में अब यूपी टीजीटी और यूपी एलटी ग्रेड का भी एमसीक्यू का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और पूरा का पूरा पेड कोर्स मटेरियल, जितने भी आप 4,000 5,000 रुपये में दे करके उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं, उन पैसे इतने पैसे लगाकर आप वहाँ तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन एरिना में पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो मटेरियल मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी बड़ी हो सके। जो कोचिंग के नाम पे जो धंधा चला के रखे हुए हैं ना, 5-5 10-10 हज़ार रुपये महापैक दुनिया भर के कोर्स के नाम पे जो चला रहे हैं, उन सारी की बैंड बजाने का टाइम आ चुका है। अब हम वो सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट सीरीज़, ठीक है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। बीपीएससी तो बेसिक, इस सीरीज़ का बेसिक फोकस बीपीएससी पे होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि यूपी टीजीटी वाले या पीजीटी वाले, एलटी ग्रेड वाले या जो केवी की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी इस एमसीक्यू सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है, बेस्ट साइंटिस्ट को दिया जाता है, बेस्ट कोच को दिया जाता है, मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से अधिक, या नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं। सभी के आंसर आने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है। ज़रूरी नहीं कि यही सवाल आपसे पूछा जाए, ठीक है। एमसीक्यूज से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक चीज़ को ध्यान में रखना कि जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसमें जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है, जैसे यहाँ टॉपिक क्या है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मैं वही क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं उन्हीं टॉपिक से। तो आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए आप उसको सॉल्व कर सको, ठीक है। तो फटाक से जल्दी से कमेंट में बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल। अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आपका आंसर सही होगा, बेस्ट कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो बेस्ट कोच को दिया जाता है, ठीक है। अब ये दिया किस बिहाफ से जाता है? अगर हम बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की तो किस बिहाफ से दिया जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है आपको कि द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कोचेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कोच, ऐसा नहीं कि किसी भी कोच को उठाकर दे दिया। तो कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कोचेस, इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। किस प्रकार के टूर्नामेंट्स में? पैरा ओलंपिक हो गया, ओलंपिक हो गया, एशियन गेम्स हो गया, इस टाइप के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं बड़े लेवल के, उसमें जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है जिन कोचेस ने, उन्हें आपका ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बात करें इसकी स्टार्टिंग की, ठीक है, इसका जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? 1985 में। 1985 में इसकी स्टार्ट से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपसे। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1985 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। और पहले इसमें पुरस्कार कम दिए जाते थे, 5 लाख के आसपास। आज की डेट में अगर इसकी प्राइस मनी की हम बात करें, ठीक है, तो प्राइस मनी इसमें कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए दी जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पुटअप होगा। 15 लाख रुपए, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कोचेस को दिए जाते हैं। साथ में स्टार्ट की बात करें तो 1985 में इसका स्टार्ट हुआ और 15 लाख रुपए इसमें प्राइस मनी दी जाती है, ठीक है। टोटल अवार्ड अब तक 2023 तक 2023 तक की अगर हम बात करें तो टोटल अवार्ड इसमें 144 मिल चुके हैं। टोटल अवार्डी जो हैं 2023 तक, ठीक है, 2023 तक जो टोटल अवार्डी हैं वो 144 लोगों को यह द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका
है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि जगह कम है, अभी मैं इसको मिटाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है मेरे को, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है किस पर्पस पे दिया जाता है, स्टार्ट कब हुआ, कितनी प्राइस मनी है, टोटल अवॉर्डी अब तक कितने हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पहले विनर कौन रहे हैं, ठीक है। तो पहले विनर की बात कर लें, चलो। फर्स्ट विनर, जब ये 1985 में स्टार्ट हुआ तो इसके पहले विनर कौन कौन रहे हैं, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस पे कौन कौन थे, आपका भालाचंद भास्कर भागवत, भालचंद्र भास्कर भागवत, ठीक है। ये पहले 1985 में इनको ये अवार्ड मिला। साथ ही दूसरे की बात करें तो ओम प्रकाश भारद्वाज और ओम नाम्बियर, ठीक है। दूसरे थे ओम प्रकाश भारद्वाज और ओ एम नाम्बियार, ठीक है। ये 3 प्लेयर थे, ये 3 कोचेस थे जिन्हें स्टार्टिंग जब द्रोणाचार्य पुरस्कार की जब शुरुआत हुई तब इन कोचेस को क्या दिया गया, ये अवार्ड दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट विनर 3 थे, ठीक है। ओ एम नाम्बियार हो गए, ओम प्रकाश भारद्वाज हो गए और बालचंद्र भास्कर भागवत हो गए, ओके। इसके बाद इस पुरस्कार को देता कौन है, कौन देता है, कौन प्रोवाइड करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ओके। इतनी चीज़ों तो ये क्लियर हुई। आपको स्टार्टिंग याद रखना है कि स्टार्टिंग में किन किन लोगों को मिला, कौन देता है, ठीक है। अब बात करें करंट में भी आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम पे ये पुरस्कार किसको किसको मिला है या मिलने वाला है। तो करंट कौन सा सेशन चल रहा है हमारा, 2024। अगर हम 2024 में इस पुरस्कार की बात करें तो किसने किसने किस किस स्पोर्ट्स में इस अवार्ड को पाया है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो उसमें आपके हैं ललित कुमार, आरबी रमेश, कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे हैं आपके ललित कुमार, ठीक है। फिर हैं आरबी रमेश, ललित कुमार हो गए, आरबी रमेश हो गए, ठीक है। महेश्वर प्रसाद सैनी, महेश्वर प्रसाद सैनी हो गए, ठीक है। ललित कुमार, आरबी रमेश, महेश्वर प्रसाद सैनी हो गए, ओके। फिर शिवेंद्र सिंह और गणेश प्रभाकर, शिवेंद्र सिंह और गणेश प्रभाकर, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। 2024 में इन लोगों ने, ये 4 नाम है 2024 के लिए, ठीक है। इनको मिल चुका है 5 नाम, इनको 2024 में कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। वहीं अगर मैं बात करूं कि ये भी पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में आपको डाल देगा कि ललित कुमार को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, वो किस खेल से संबंधित थे, तो ललित कुमार आपके रेसलिंग से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, रेसलिंग यानी कुश्ती से। किस खेल के कोच थे ये, किस खेल के कोच हैं, कुश्ती के कोच हैं। वहीं हम किसकी बात करें, आरबी रमेश की बात करें तो ये चेस के कोच हैं। किसके, चेस यानी कि शतरंज के कोच हैं, ठीक है।
वहीं महादेव प्रसाद सैनी की अगर हम बात करें तो ये पैरा एथलीट हैं। कौन है? पैरा एथलीट। पैरा एथलीट, ध्यान रखिएगा, पैरा एथलीट मतलब जो हाथ पैर से अपंग होते हैं उनके लिए भी ओलंपिक होते हैं। उसमें जो एथलीट थे, एथलीटों को अच्छे से ट्रेंड करने के लिए, अच्छे से कोच करने के लिए माहेश्वर प्रसाद सैनी को दिया गया। शिवेंद्र सिंह की अगर हम बात करें तो शिवेंद्र सिंह हॉकी के थे, ठीक है। शिवेंद्र सिंह किस खेल के कोच हैं? शिवेंद्र सिंह हॉकी के हैं, हॉकी। और गणेश प्रसाद की, प्रभाकर की बात करें तो मलखंभ, मलखंभ, ठीक है। ये 5 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने, आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। मैंने क्या बताया, द्रोणाचार्य पुरस्कार में सिर्फ यही नहीं पूछा जाएगा कि किसको दिया जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपसे पुटअप हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, स्वीडिश जिम्नास्टिक के संस्थापक कौन थे भैया? फाउंडर ऑफ स्वीडिश जिम्नास्टिक वॉज, जो स्वीडिश जिम्नास्टिक थे उसके फाउंडर कौन थे, उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, गट्समट्स, लिंग, शार्टंट और फ्रेडरिक जॉन। सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? सभी के आंसर आने चाहिए, बिल्कुल। अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। क्या नाम है? ब्लिंग। इनका पूरा नाम क्या है? इनके पूरे नाम की बात करें, पर हेनरिक लिंग नाम है इनका। क्या? पर हेनरिक लिंग, ठीक है। शॉर्ट नाम भी डाल देता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। पर हेनरिक लिंग इनका पूरा नाम है। बात हो रही थी स्वीडिश जिम्नास्टिक की, तो स्वीडिश जिम्नास्टिक के संस्थापक कौन थे? पर हेनरिक लिंग। इन्हें स्वीडिश मूवमेंट क्योर का संस्थापक भी कहा जाता है। स्वीडिश मूवमेंट क्योर का, अगर हम पर हेनरिक लिंग की बात करें तो इन्हें स्वीडिश मूवमेंट क्योर का भी क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है। स्वीडिश मूवमेंट क्योर के संस्थापक कौन थे? तो वो भी कौन थे? पर हेनरिक लिंग थे। स्वीडिश जिम्नास्टिक के संस्थापक कौन थे? तो पर हेनरिक लिंग थे। इन दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इन्होंने 1813 के आसपास, ठीक है, 1813 के आसपास इन्होंने क्या किया था? रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। सन 1813 में किसकी स्थापना की थी इन्होंने? रॉयल GCI, रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट, GCI, हाँ ठीक है, RGCI, रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? पर हेनरिक लिंग ने की थी। कब की थी? 1813 में। रेड वाला ठीक से विजिबल है? ओके, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में ब्लैक से ट्राई कर लेंगे और अच्छे से दिखाई देगा। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्वीडन में की थी। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी, ठीक है। तो इन 3-4 पॉइंट्स को भी आपको क्वेश्चन के साथ इंक्लूड करके चलने। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी एवं मजबूत हड्डी कौन सी होती है? रेडियस, फीमर, अल्ना या फिर टीबिया? कौन सी होती है सबसे लंबी और मजबूत हड्डी? रेडियस, फीमर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जाते हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीमर। और ये कहाँ होती है? हमारी थाई में होती है। कहाँ पाई जाती है? थाई में, यानी कि हमारी जांघ में लोकेटेड होती है। सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो मजबूत हड्डी तो दे रखा है, मजबूत शब्द यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि मजबूत हड्डी अगर केवल आपसे पूछेगा ना तो मजबूत हड्डी कौन सी होती है? हमारी मैंडिबल होती है। एक मिनट, हड्डी पूछा है ना, मसल, मैंडिबल, मजबूत हड्डी हमारी यही होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट होती है सबसे वो
मैंडिबल, जो हमारी जबड़े की हड्डी होती ना, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर लंबी भी दे दिया, तो कौन सा सही हो जाएगा, फीमर से हो जाएगा। रेडियस की बात करें तो कहाँ पाई जाती है, अग्रबाहु में। कहाँ, अग्रबाहु में। ये हमारी अग्र जो भुजा होती है हाथ में पाई जाती है, हैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, हैंड में पाई जाती है। ओके, अल्ना कहाँ पाई जाती है, उसी अग्रबाहु के निचले हिस्से पे पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है। ये भी हमारे हैंड में मिलती है, लोअर हैंड में मिलती है, ठीक है। किसमें, लोअर हैंड में मिलती है। ओके, टीबिया कहाँ पाई जाती है, लेग में पाई जाती है। कहाँ, लेग में। कहाँ पर, फ्रंट में, आगे की ओर। जो हमारा, मान लीजिए मेरा पैर है, तो पैर की जो आगे वाली शिन बोन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शिन बोन। इसको हम शिन बोन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर कोई फुटबॉलर होगा तो वो जानेगा, हम लोग शिन गार्ड लगाते हैं, इसी टीबिया बोन के आगे लगाते हैं। इसी टीबिया बोन की पीछे की बात करें तो कौन सी हड्डी होती है इसके पीछे, फीबुला होती है। इसके पीछे जो हड्डी होती कौन सी होती है, फीबुला होती है, जो हमें सहारा देती है उठने बैठने चलने में, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली क्लासेस से लिया हुआ क्वेश्चन है मेरा। द ऑर्गन रिलेटेड टू ब्लड प्यूरिफिकेशंस, ठीक है। रक्त शुद्धि से संबंधित कौन सा अंग है, वह कौन सा अंग है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है। हमारा हृदय है, फेफड़े हैं, बोन मैरो है, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही आसान लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान भी नहीं है, अक्सर लोग ऐसे क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल। अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाते हैं, हमारे फेफड़े के साथ, लंग्स के साथ, तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। जो अशुद्ध रक्त आता है, एक सुपीरियर वेना कावा ऊपर से लाती हैं, इन्फीरियर वेना कावा नीचे से लाती, कहाँ लाती हैं, राइट आर्ट्रियम में लाती हैं, करेक्ट। राइट आर्ट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल के बाद PSLV के थ्रू होता हुआ कहाँ चला जाता है, हमारे लंग्स में। लंग्स में किस लिए जाता है, प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है। ब्लड किस चीज़ के लिए जाता है, प्यूरिफिकेशन के लिए। यहाँ से क्वेश्चन उठा के आपका धर दिया है, तो प्यूरिफिकेशन का मतलब उसमें क्या मिलाई जाएगी, ऑक्सीजन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, बी सही जाएगा, हमारे फेफड़े। बोन मैरो बताया था मैंने, बोन मैरो हमारी किस में पाई जाती हैं, लॉन्ग बोन्स में पाई जाती हैं। और बोन्स मैरो के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, RBC, WBC, YBC इसका, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द बॉडी टाइप इज नॉट बीन मेंशन्ड बाय शेल्डन। चलो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, शेल्डन ने किस प्रकार के शरीर का उल्लेख नहीं किया है। ये जो नहीं शब्द है ना, ये लोगों के नंबर खा जाता है, क्योंकि शेल्डन नाम सुनते ही दिमाग में आ जाता है, अरे इसने तो 3 प्रकार के किए हैं, और 3 प्रकार यहाँ दिख रहे हैं, खटाखट खटाखट, उपरोक्त में से एक से अधिक मार के चले आओगे। क्या पूछा है, शेल्डन ने किस प्रकार के शरीर का उल्लेख, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। ये नंबर खा जाती है बच्चों के, ध्यान रखिएगा। तो नहीं मतलब एक्टोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ तो है भैया। मेसो एंडोमॉर्फी, बिल्कुल ये भी है। मेसोमॉर्फ भी है, क्या नहीं है, ओमनोमॉर्फ। शेल्डन का किसी प्रकार का कोई बॉडी टाइप नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। शेल्डन की बात करें तो इन्होंने सोमैटोटाइप्स बताए थे। क्या बताए थे, सोमैटोटाइप्स बताए थे, बॉडी के टाइप्स बताए थे, ठीक है। बॉडी टाइप्स इन्होंने दिए, कितने दिए, 3 दिए। पहला दिया कौन सा, पहला आपका दिया एंडो, पहला इनका कौन सा था, एंडो। चलो, एंडो, मेजो, एक्टो। तो पहले आएगा एंडोमॉर्फ, दूसरा मेजोमॉर्फ और तीसरा एक्टोमॉर्फ, ठीक है। ये 3 प्रकार के शेल्डन ने बॉडी टाइप्स दिए। अब शेल्डन का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ गए शेल्डन भाई साहब, ठीक है। शेल्डन, इनका जो पूरा नाम था क्या था, विलियम शेल्डन, ध्यान रखिएगा। पूरा नाम क्या है, विलियम शेल्डन है। इन्होंने 3 टाइप्स के बॉडी टाइप्स बताए। वहीं अगर हम एंडो की बात करें, जो एंडोमॉर्फिक इंसान, ये इंसानों की बॉडी टाइप्स है। कोई बहुत मोटा,
कोई एकदम फिट पर्सनैलिटी वाला, कोई एकदम मरियल सिकुड़ा पतला सा पतला पापड़, तो ये तीनों प्रकार उसी में आते हैं। अब किस में आते हैं? अगर हम एंडोमॉर्फिक की बात करें तो ये बहुत थुलथुले होते हैं। क्या होते हैं? थुलथुले, थुलथुले, ठीक है। राउंड बॉडीज होती है, थुलथुले भी बोल सकते हैं, राउंड बॉडी होती है। इनकी बॉडी कैसी होती है? राउंड होती है, गोल मटोल से होते हैं, चेहरा एकदम गाल लाल टमाटर तरह गोल मटोल दिखेंगे, है ना। और फैटी होते हैं। कैसे होते हैं? वसा खूब, चर्बी खूब कूट कूट के भरी होती है। लेजी होते हैं, बहुत आलसी होते हैं, ठीक है। और हंसमुख होते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, ठीक है। और फूडी भी होते हैं, उखड़ उखड़ भी होते हैं कि, ठीक है। सॉफ्ट होते हैं, क्या होते हैं? इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, नरम हृदय के भी होते हैं ये, ठीक। वहीं अगर हम मेसोमॉर्फिक की बात करें, किसकी? मेसोमॉर्फिक की अगर हम बात करें तो ये एकदम बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? मस्क्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं? मस्क्यूलर होते हैं। इनकी बॉडी बड़ी तगड़ी होती है, सलमान खान को देखा है ना। और कॉम्पिटिटिव होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं यानी प्रतियोगिता करना उनको बड़ा पसंद आता है। युद्ध टाइप का हो गया, बॉक्सिंग हो गया, जूडो हो गया, कोई भी प्रतियोगिता दे दो जिसमें क्या इन्वॉल्व हो? शरीर, बॉडी यूज हो, तो दबा के उसमें प्रतिभाग करते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं? स्क्वायर होता है शरीर उनका। शरीर कैसा होता है? स्क्वायर होता है, एक्टिव होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम किसकी बात करें, वहीं अगर हम बात करें एक्टोमॉर्फिक की, तो कुछ मेरे जैसे होते हैं। मैं कैसा हूं? ना बहुत मोटा हूं, ना बहुत बॉडी है, ठीक है। कैसे होते हैं? थिन होते हैं। कैसे होते हैं? थिन बोन्ड होते हैं। उनकी जो हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं? पतली होती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं, ठीक है। स्केयर्ड होते हैं। क्या होते हैं? स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब डरे हुए होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? डरे हुए होते हैं। मैं डरा हुआ रहता हूँ क्या? अब ज़रूरी थोड़ी कि सारी पर्सनालिटीज़ मेरे अंदर घुस जाएगी उसकी, ठीक है। तो स्केयर्ड होते हैं, शाई होते हैं। कैसे होते हैं? शाई, बहुत शर्मीले होते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं, वो तो मैं हूँ कि नहीं है? इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए, एंडो, मेसो, एक्टो, ओके। तो इन यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बना करके पुटअप किए जा सकते हैं। एक और कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि एक टर्मिनोलॉजी है इनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, यहाँ से भी आपसे सवाल पूछ सकता है। अगर एंडोमॉर्फिक की हम बात करें तो ये किस प्रकार की पर्सनैलिटी के होते हैं? तो सोमोटोनिक पर्सनैलिटी बोली जाती है इनकी। कौन सी? सोमोटोनिक पर्सनैलिटी के होते हैं। कैसी पर्सनैलिटी के होते हैं? सोमोटोनिक पर्सनैलिटी के होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, यहाँ से अगर क्वेश्चन उठा के धर दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वहीं मेसोमॉर्फिक की बात करें, सॉरी, मेसोमॉर्फिक वाले ही आपके, ये एक्टोमॉर्फिक पे नहीं होगा, किस पे होगा? ये जो सोमोटोनिक पर्सनालिटी के होते हैं वो मेसोमॉर्फिक होते हैं। मेसोमॉर्फिक वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है? सोमोटोनिक होती है, ठीक है। और एक्टोमॉर्फिक की बात करें तो सेरेब्रोटोनिक पर्सनालिटी होती। कैसी पर्सनालिटी होती है इनकी? सेरेब्रोटोनिक, सेरेब्रोटोनिक पर्सनालिटी, यानी दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले होते हैं ये। हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, बहुत से जो देख रहे होंगे वो भी कुछ मेरे से और अच्छी पर्सनालिटी के होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, ओके। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलो, मैं बताया था ना स्टोरी अपनी तुम लोगों की, कॉलेज जाने से पहले कैसा था मैं? बहुत शर्मीला, शाय होते हैं जो पतले बंदे। देखो वो कितना शर्मीला है आदित्य, जब भी कुछ बोलो हाँ मुस्कुरा देता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओरिजिन ऑफ ब्लड, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखा है आप लोगों को। ओरिजिन ऑफ ब्लड सेल्स इन द बॉडी, अभी पीछे डिस्कस किया क्वेश्चन में हम, यानी शरीर में रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है? बोन मैरो, हार्ट, लंग्स। उपरोक्त में से एक में अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलो बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जाते हैं, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, तो ब्लड सेल्स का निर्माण कौन कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वाईबीसी। वाईबीसी को ही हम और क्या बोलते हैं?
प्लेटलेट्स बोलते हैं। ओके, आरबीसी कितने दिन जिंदा रहती है? इनकी लाइफ स्पैन होती है 120 डेज, डब्ल्यूबीसी की 7 to 10 डेज और प्लेटलेट्स की 3 to 5 डेज मान लो। इन सभी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ पाई जाती है? हमारी लॉन्ग बोन्स में पाई जाती है, लंबी हड्डियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइप ऑफ नी जॉइंट, हमारा जो घुटने का जॉइंट होता है, जोड़ होता है, वो किस टाइप का जोड़ होता है? पिवट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, उपरोक्त में से एक में अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलो बताओ, सभी के आंसर आने चाहिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देख लेते हैं। पिवट जॉइंट कहाँ पाया जाता है? हमारे हेड में। हेड मीन्स नेक में भी आ सकता है इसका, हेड या नेक दे रखा है तो ध्यान रखना, ठीक है। हेड ही होता है हमारा, ये धड़ होता है, ठीक है। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है? हमारे शोल्डर में। और कहाँ पाया जाता है? हमारी हिप में। हमारी जो हिप होते हैं, कूल्हे होते हैं, वहाँ पर भी बॉल एंड सॉकेट। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पाया जाता है? हमारी रिस्ट में। रिस्ट बोले तो कलाई में। अब यहाँ तो है ही नहीं, ऑप्शन ही खत्म। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। घुटने का जोड़ किस प्रकार का जोड़ होता है? हाइंज। कैसा जोड़ होता है? हाइंज जॉइंट होता है, कब्जेदार जोड़ होता है। और कब्जेदार जोड़ हमारे कहाँ पाया जाता है? साथ में एल्बो में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शरीर का संतुलन बनाने के लिए कौन उत्तरदायी कारक होता है? हमारी बॉडी में जब बैलेंस बनता है तो इन चीज़ों में से किसकी वजह से बनता है? बल की वजह से यानी फोर्स की वजह से, स्पीड यानी गति की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन की वजह से बैलेंस बनता है संतुलन, या फिर एक से अधिक आंसर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या होगा सही जवाब? भाई बल से क्या? तो बल से तो हमें ताकत मिल रही ना, बैलेंस की जरूरत ही नहीं वहाँ पे। स्पीड, उसमें भी आपको कुछ एनर्जी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन तो मुड़ने मारने के लिए चाहिए, है ही नहीं। क्या होगा सही जवाब? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बैलेंस बनाने के लिए क्या चाहिए होता है हमको? हमारी बॉडी में सीजी चाहिए होती। क्या चाहिए होती है? क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिजिक्स में अगर आपने मास पढ़ा होगा तो ये टर्म आपके सामने आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ज़रूरत होती है हमें बैलेंस बनाने के लिए, सीजी के लिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लैंडिंग इन हाई जंप ऑन बैक। पीठ के बल ऊंची कूद में उतरना। जब हम ऊंची कूद करते हैं, जब जंप करते हैं ऊंची कूद से गद्दे में, तो किसके बल गिरते हैं? पीठ के बल अगर गिरें तो इनमें से वो कौन सी टेक्निक होगी? स्ट्रेडल होगी, वेस्टर्न रोल होगी, ईस्टर्न कट ऑफ होगी, फॉसबरी फ्लॉप होगी, या फिर मोर देन वन ऑफ दी अबव, एक से अधिक, सारे के सारे, या एक या दो ज़्यादा सही हो सकते हैं? क्या होगा सही जवाब? हाई जंप में लैंडिंग एरिया के अंदर आप पीठ के बल अगर गिरते हैं तो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है? जल्दी बताइए। बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जाएंगे तो आपका सही होगा फॉसबरी फ्लॉप। और आपको बता दूं कि हाई जंप की ये मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? मोस्ट पॉपुलर टेक्निक मानी जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हाई जंप की अगर आपसे सवाल पूछ ले सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक कौन सी है, तो फॉसबरी फ्लॉप, फॉसबरी फ्लॉप, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट पॉपुलर टेक्निक होती है। और इसको इन्वेंट किया था डिक फॉसबरी ने। किसने इन्वेंट किया था? इसका आविष्कार किसने किया था? डिक फॉसबरी फ्लॉप, ठीक है। डिक फॉसबरी फ्लॉप ने इसको इन्वेंट किया था। और इस टेक्निक को ओलंपिक में कब इन्वेंट किया था? 1963, 1963 में डिक फॉसबरी ने इसको इन्वेंट किया था। और बात करें कि ओलंपिक में इसको कब शामिल किया गया या कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो पहली बार ओलंपिक में, कौन से ओलंपिक में? 1963 के मैक्सिको ओलंपिक में। कहाँ के?
मैक्सिको सिटी में ओलंपिक हुआ था, मैक्सिको सिटी ओलंपिक में इस टेक्निक को क्या किया गया था, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, पहली बार इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से भी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि फॉसबरी टेक्निक जो होती है वो पहली बार ओलंपिक में कब इंट्रोड्यूस हुई, तो 1963 के मैक्सिको सिटी के ओलंपिक में हुई थी। वो ओलंपिक जो कहां हो रहा था, मैक्सिको सिटी में। तो ठीक है, तो वहां पर इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया गया था और पहली बार इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, डिक फॉसबरी ने। ठीक है, इसको जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे। चलिए, हो गया, इतनी चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टाइप्स ऑफ क्राउच स्टार्ट। चलो, क्राउच स्टार्ट के प्रकार कितने होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या चार। क्राउच स्टार्ट आपको बता दूं, ये स्प्रिंटर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्प्रिंटर्स के लिए होता है, जो छोटी रेस दौड़ते हैं ना, 100 मीटर की जो रेस होती है उसमें स्प्रिंटर्स इस क्राउच स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। वो कितनी टाइप्स की होती है क्राउच स्टार्ट, 1 2 3 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्राउच स्टार्ट्स। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर, बिल्कुल। अगर आप ऑप्शन सी के साथ जाते हैं 3, 3 प्रकार के क्राउच स्टार्ट होते हैं। क्राउच स्टार्ट की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है बंच, कौन सा, बंच या बुलेट स्टार्ट भी बोलते हैं इसको, गोली की तरह भागता है इंसान है स्टार्ट। दूसरा होता है मीडियम स्टार्ट, कौन सा, मीडियम स्टार्ट। और तीसरा होता है इलोंगेटेड स्टार्ट, इलोंगेटेड स्टार्ट। ओके, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बुद्धि में घुसेड़ के धर लीजिए, ये एग्जाम में धरे जाते हैं, सवाल रखे जाते हैं मतलब। ठीक है, तो क्राउच स्टार्ट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, बंच या बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट और इलोंगेटेड स्टार्ट। यहाँ से भी सवाल पूछ लेता है कि बंच स्टार्ट को और किस नाम से जानते हैं हम, तो किस नाम से जानते हैं, बुलेट स्टार्ट के नाम से आते हैं। बुलेट स्टार्ट होती है ना, धड़ 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 है, धड़ 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 होती है कि फट 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 होती है, फट 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 फट। चलो अगला देखो, मैंने बीपीएससी वालों से प्रॉमिस किया है, उनके लिए क्वेश्चन वाकई बता रहा हूँ रामबाण आपके साबित होंगे। और मेहनत हो रही है तो मेहनत का फल थोड़ा सा मुझे भी मिलना चाहिए ना। मैं आपसे पेड कोर्स की डिमांड कर रहा हूँ कि मैं पेड कोर्स ला रहा हूँ, इतनी फीस दीजिए मुझे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। भैया सब्सक्राइबर इतनी स्लो से बढ़ा रहा हूँ, दिन भर में 20-30 बढ़ते हैं। ठीक है, कम से कम भगाओ, 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर पहुँचे, कुछ थोड़ा सा हमें भी लगे कि हाँ आप लोग सहयोग कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण क्या मापता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मेजर्स लेग स्ट्रेंथ, हार्ट कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है वो क्या क्या मापता है, तो क्या क्या मापता है, फटाफट सभी आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या क्या मापता है। बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ये आपकी हार्ट कैपेसिटी को मापने का काम करता है। जो आपकी हृदय की क्षमता होती है सहने की, उसको क्या करता है, मेजर करने का काम करता है। कौन, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। आपको एक और चीज बता दूं, साइंटिफिक भाषा में या लैंग्वेज में, साइंटिफिक भाषा में या लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, ब्रोहा टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोहा टेस्ट बोलते हैं। ये सवाल पूछ लेता है आपसे, ठीक है, कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है भैया, ब्रोहा टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ब्रोहा टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और इस टेस्ट का जो पर्पस होता है वो कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट के, जो ब्रोहा टेस्ट होता है, अगर इसके पर्पस की बात करें हम, क्यों किया जाता है, तो कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट इसका पर्पस होता है। कार्डियक मतलब क्या होता है, हमारा हार्ट, हृदय का एक और नाम भी है, क्या, कार्डियक भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, पर्पस, कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट इसका पर्पस होता है। ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछता है कि जो इसका प्लेटफॉर्म होता है जिसपे हम उतरते चढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह में, सब चीज़ों में जो खिलाड़ी होते हैं उनको एक्सरसाइज कराते हैं तो सीढ़ी के ऊपर या उनको एक टेबल, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, इस पर चढ़ते हैं, दोबारा फिर उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं। वही क्या होता है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है। तो अगर हम इसके
क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म की जो हाइट होती है, क्या होती है, हाइट यानी कि ऊंचाई, वो कितनी होती है, 20 इंच होती है। कितनी, 20 इंच किसके लिए होती है, मेंस के लिए होती है, पुरुषों के लिए होती है। ठीक है, वहीं हाइट की बात करें 16 इंच, 16 इंच होती है हाइट, किसके लिए, वोमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए। यहां से भी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसमें इतनी चीज क्लियर कर लो पहले, साइंटिफिक नेम या दूसरी भाषा में दूसरे नाम, क्या नाम है इसका, ब्रोहा टेस्ट है। पर्पस क्या है इसका, कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट होता है, हमारे हृदय का जो स्ट्रेस होता है उसको मापने का काम करता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि इसमें जो प्लेटफॉर्म यूज होता है पुरुषों के लिए, आदमियों के लिए कितने इंच का इस्तेमाल होता है, 20 इंच का। ठीक है, 20 इंच का इस्तेमाल होता है, दरवाजा क्लोज कर दूं, 20 इंच का इस्तेमाल होता है। और महिलाओं के लिए कितने इंच का इस्तेमाल होता है, 16 इंच का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसमें स्टेप्स की मैं बात करूं, किसकी। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन हो गया, 12वां क्वेश्चन देख लो। किसी प्रॉब्लम की वजह से बीच में रुकना पड़ा, तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीजन फॉर स्प्रेन, स्प्रेन आने का कारण क्या है। तो मेरी पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया था स्प्रेन और स्ट्रेन। ठीक है, स्प्रेन, स्ट्रेन को पहले ध्यान में रखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्ट्रेन में टी है, टी फॉर क्या होता है, टेंडन। टेंडन किससे कनेक्ट होती है, हमारी मसल से जुड़ी होती है। यहाँ पर हम मसल्स में हमेशा क्या आता है, खिंचाव आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, स्प्रेन, अब बच गया स्प्रेन, तो स्प्रेन किससे कनेक्ट होता है, हमारे लिगामेंट से। किससे, लिगामेंट। लिगामेंट किस में होता है, बोन जॉइंट में होता है। किस में होता है, बोन जॉइंट, सहारा देने का काम करता है। इसमें हमेशा क्या आती है, मोच आती है। अब इसमें से देख लो कौन सा जॉइंट से रिलेटेड हो, जो मोच से रिलेटेड है। डिसलोकेशन में तो हुआ था ना एक बार स्कूल में, खिलाते खिलाते मेरा कंधा उतर गया था। इसी को क्या बोलते हैं, जब आपकी हड्डी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमेशा क्या आता है, डिसलोकेशन आता है। और डिसलोकेशन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अभी पीछे बताते किसमें किसमें होता है, हमारे शोल्डर में, और किसमें होता है, हमारी हिप में, कूल्हे में। तो इन दो जगह पर तो डिसलोकेशन होता, तो ये आंसर तो होगा नहीं। फ्रैक्चर किस में आता है, हड्डियों में आता है। जब हड्डियाँ टूटती हैं, टूट जाए हड्डी तो फ्रैक्चर होता है। मसल पुल में, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाए, अभी क्या बताया, खिंचाव कहाँ आता है, स्ट्रेन में आता है। यहाँ क्या दे रखा है, स्प्रेन, तो ये भी नहीं होगा। बच गया क्या, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सडन जर्क ऑन जॉइंट, जोड़ पर अचानक से झटका लग जाना, मोच आ जाना। वो फोकस लॉक कर दो, एक बार डिस्टर्ब होता है तो बार बार डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो फिर से देख लो, स्प्रेन की बात अगर हम करें तो स्प्रेन लिगामेंट से रिलेटेड है, बोन जॉइंट जिसमें मोच आती है। स्ट्रेन यानी टी फॉर टेंडन, टेंडन हमारी मसल से कनेक्ट होती है, इसमें खिंचाव आता है। ठीक है, तो जोड़ पर अचानक से झटका लगना यानी कि क्या आ जाना, मोच आ जाना, स्प्रेन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, मोटर स्किल्स आर रिलेटेड बाई, रिलेटेड, यस, लर्न बाई। मोटर स्किल, कौशल किससे सीखे जाते हैं, कैसे सीखे जाते हैं, नकल से, अभ्यास से, अवलोकन से, अधिक से अधिक, एक से अधिक, या एक इनमें से कोई नहीं। आपके बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। अभी हाल ही में रिसेंट के पेपर में ये सवाल पूछा गया था, क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाते हैं, प्रैक्टिस, अभ्यास से। एक छोटा बच्चा कैसे सीखता है, वो फर्श पे पड़ा हुआ है, ना चल पाएगा, लेट पर क्या करेगा, हाथ पैर हिलाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा रेंगना शुरू करेगा, प्रैक्टिस करेगा रेंगने की, फिर धीरे धीरे खड़े होने की प्रैक्टिस करेगा, फिर चलने की प्रैक्टिस करेगा, फिर दौड़ने की प्रैक्टिस करेगा। तो धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, हर बार वो प्रैक्टिस कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। तो जो मोटर कौशल है हमारा, चलना, मोटर कौशल कौन कौन से होते हैं, चलना, फिरना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये कौन से कौशल हैं, मोटर कौशल हैं हमारे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, अभ्यास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, टर्म रिलेटेड टू टेस्ट। चलो आ जाओ, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन देता है सही। परीक्षण से संबंधित शब्द कौन सा है, जब हम कोई टेस्ट होता है तो उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, वैलिडिटी, वैधता, या उपरोक्त में से एक में से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए सभी के आंसर आना चाहिए। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल, अगर आप जाएंगे किसके साथ, रिलायबिलिटी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ और
वैलिडिटी के साथ, यानी कि तीनों ही तीनों किससे रिलेटेड हैं, हमारे टेस्ट से रिलेटेड हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बुल फाइटिंग इज नेशनल गेम ऑफ, बताओ, सांड की लड़ाई, छींक दी, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है, बताइए। ऐसा सवाल भी देखने को मिलेंगे, कभी नहीं पढ़ा है भाई, इंडिया का पढ़ते हैं हम, आसपास के देश का पढ़ लेते हैं, या हॉकी किसका राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है, फुटबॉल किसका है, बैडमिंटन किसका, इतना पढ़ लेते हैं। अब सांड की लड़ाई किसका राष्ट्रीय खेल है, ऐसे क्वेश्चन उठा के धर देते हैं एग्जामिनर आपके, ठीक है। तो क्या होगा सही जवाब, वेरी गुड, स्पेन। क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्पेन। बुल फाइटिंग आपके स्पेन से है। नाइट ब्लाइंडनेस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर हम पूरी क्लास लेके आएंगे, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, रतौंधी किसकी कमी से होती, किसकी कमी से, किसकी कमी से, किसकी कमी से नहीं, रतौंधी किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए यानी हमारे किससे रिलेट करता है, आंखों पर प्रभाव डालता है। अगर इसकी कमी होगी तो हमारी आंखों में कमजोरी आएगी, ठीक है। रात्रि का अंधापन बोलते हैं इसको। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, प्रजनन क्षमता या जनन क्षमता में कमी, ठीक है, या जिसको हम नपुंसकता बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होते हैं, रिकेट्स हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूखा रोग बोलते हैं, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, और इस स्कर्वी में क्या होती है, हमारे मसूड़ों से सूजन आ जाती है, दुर्गंध आती, खून आने लग जाता है, ठीक है। एक होता है विटामिन के। अब बताओ विटामिन के की कमी से क्या होता है, एनीमिया, रक्त की कमी या खून की कमी, रक्त अल्पता, ब्लड का थक्का बन कमजोर हो जाता है। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आइए देखते हैं किसमें कितना है दम। वही है बाजीराव सिंघम। कौन कौन है बाजीराव सिंघम इसमें से, वो देखो ढेर सारे हैं मेरी क्लास में। चलो मैच ऑफ द फॉलोइंग सही मिलान करना है। स्पीड दी है, एंड्योरेंस दी है, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, गति, सहनशक्ति, लचीलापन और चपलता, ठीक है। इसके ऑप्शंस दिए हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं, उन एक्सरसाइज कौन कौन रिलेट करता है। सो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलो बताओ। स्पीड का मैच करते हैं, स्पीड का क्या होगा, तो भैया स्पीड का होगा आपका, स्पीड किस में चाहिए होती है हमें, कौन सी रन में स्पीड चाहिए, स्पीड ज़्यादा लगेगी। यहाँ तो 50 मीटर रन भी है और 800 मीटर रन भी है, स्पीड तो रन में ही चाहिए, लेकिन किस में लगेगी। अच्छा बताओ, 800 मीटर में ज़्यादा दम लगाओगे जो दूर दौड़ना है, या कम दूरी दौड़नी, 800 मीटर ज़्यादा है कि 50 मीटर, 800 मीटर कम कौन सा है। तो जब हमें यहाँ से दरवाजे तक दौड़ना तो हम तेज जाएंगे, कि यहाँ से मंडी तक जाना है वो तब तेज जाएंगे, कहाँ पर, कम वाले में ना। तो कौन सा सही आंसर होगा इसका, गति की जरूरत हमें सबसे ज़्यादा किस में होगी, 50 मीटर की रन में होगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तो पहले का क्या हो गया, तीसरा, पहले का तीसरा एक ही में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो मिला लेते हैं। फिर दे रहा है दूसरे का चौथा, एंडोरेंस किस में चाहिए होगा, 800 मीटर में दमखम चाहिए होगा। क्या हो गया, खिलाड़ी, ठीक है। तो एंडोरेंस, सहन शक्ति, दमखम, हम थोड़ी यहाँ से मंडी तक गए या चक्की तक गए, तो चक्की के आगे जब दौड़ना शुरू करेंगे तो जान निकलनी चालू हो जाएगी ना, तो दमखम किस में चाहिए होगा, एंडोरेंस 800 मीटर में, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन किसके लिए चाहिए, सिट एंड रीच टेस्ट, हम बैठ करके अपने हाथ पैर फैला, एक्सरसाइज करते हैं ना सुबह, बैठ करके पैर फैला के ऐसे डाउन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, खिंचाव होता है ना खूब फ्लेक्सिबल, तो सिट एंड रीच टेस्ट में चाहिए। चपलता, जिग जैक रनिंग में, कभी इधर भगा, कभी उधर भगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, है ना। जिग जैक मतलब क्या है, टेढ़ा मेढ़ा कोई दौड़ रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एजिलिटी चाहिए, चपलता चाहिए। समझ में आया। अब मैं तुम मुझको पकड़ो, तुम इधर आए, मैं इधर भाग गया, उसके लिए क्या चाहिए, फटाक से इधर उधर जाने के लिए क्या चाहिए होती है, चपलता चाहिए, एजिलिटी चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो कहाँ गया, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे,
मैच द फॉलोइंग है। ओलंपिक मेडल्स ऑब्टेन्ड बाय इंडिया इन हॉकी। ओलंपिक के अंदर भारत ने हॉकी गेम में मेडल, कौन कौन सा मेडल कब कब जीता, ये सवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गोल्ड मेडल कब जीता था भैया? गोल्ड मेडल जीता था 1964 में। कब जीता था? 1964 में जीता था, 1964। सिल्वर मेडल कब जीता था? 1960 में जीता था। ब्रॉन्ज मेडल कब जीता था? 1968 में जीता था। अभी नन क्या है? 2000 में कोई मेडल नहीं जीता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही जाएगा? सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कहाँ गए हो ठाकुर? आ जाओ भाई, चलो आ जाओ। ये इधर उधर करने वाला बड़ा लफड़ा होता है। सोमैटोटाइपिंग टेक्निक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी वॉज रिफाइंड एंड मेड मोर साइंटिफिक बाय। शरीर के वर्गीकरण को सोमैटोटाइपिंग तकनीक को परिष्कृत और अधिक वैज्ञानिक बनाया गया। किसने बनाया? अर्न्स्ट क्रेशमर ने, फिर बारबरा हनीमैन हीथ ने, फिर J.E. लिंडसे कार्टर ने, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त में से एक से अधिक, बी और सी वाले आपके दोनों सही हो जाएंगे। इन दोनों ने मिलकर ही क्या किया था? शरीर के वर्गीकरण की सोमैटोटाइपिंग तकनीक को परिष्कृत किया और अधिक साइंटिफिक बनाया और निखार करके लाए। किसने किसने? हनीमैन हीथ और लिंडसे कार्टर ने। आज का आखिरी सवाल, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ डिस्कस। जब हम डिस्कस, गोला फेंक, जो चक्का होता है उसको फेंकते हैं तो क्या होता है? अभिकेंद्री बल केंद्र प्रसारक बल से अधिक होता है, केंद्र प्रसारक बल अभिकेंद्री बल से अधिक होता है, केंद्र प्रसारक और केंद्र प्रसारक बल शून्य हो जाता है। ठीक है, चलो, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाओगे, केंद्र प्रसारक बल अभिकेंद्री बल से अधिक हो जाता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर देन सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। आई होप आज की ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो थैंक यू आप सबको हमारी क्लास से जुड़ने के लिए, फिजिकल एजुकेशन एरिना को वॉच करने के लिए। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस या क्लास के साथ कनेक्ट होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।